हेलो। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। और सभी ने अपने एडमिशन को कंप्लीट करा लिया होगा स्कूल में। जिनका नहीं एडमिशन कंप्लीट हुआ है वो जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन करा लें और फिर अपनी पढ़ाई को जल्दी से जल्दी कंटिन्यू करें, क्योंकि अब क्लासेस चल रहे हैं, स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, टाइम टेबल भी आप लोगों का बन चुका है और आपकी पढ़ाई रेगुलर रूटीन में स्कूल में चल रही है। अच्छा, जिनको सूचना नहीं मिल पा रही है, जिनको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, या जो कहीं हैं, वो आपके आसपास आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके भाई बंधु जो भी हैं, उनको आप सूचना दे दीजिए कि वो 20 तारीख तक हर हाल में अपना एडमिशन करा लें। 20 तारीख के बाद एडमिशन नहीं होगा। अच्छा, 20 तारीख तक वो एडमिशन करा लें और फिर अपनी क्लासेस वो रेगुलर रूटीन में स्टार्ट कर दें। स्कूल का समय आपको पता ही है, 7:50 से आपका विद्यालय है, 12:50 तक है। ठीक, 7:50 का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे 8 बजे आओ। 7:50 का मतलब आप 7:30 बजे विद्यालय आ जाओ। ठीक, 7:50 से तो आपकी क्लास स्टार्ट हो जानी है। ये तो हो गई कुछ नॉर्मल बात। अब हम उस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जो टॉपिक मैं सामाजिक विज्ञान विषय में क्लास 10th में एसएसटी सब्जेक्ट में जो हिस्ट्री वाले पोर्शन का कुछ हिस्सा मैंने पढ़ाया था, शायद वो कंप्लीट भी हो चुका है। पहला चैप्टर का मैं ज्योग्राफी वाले हिस्से का, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, उस पोर्शन का मैं ये तीसरा वीडियो लेके आया हूँ। मैं छोटे छोटे वीडियो में आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं एक वीडियो के माध्यम से पूरे चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मुझे ये लगा कि ये करना बहुत जल्दीबाजी होगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, वो सारी चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं ये वीडियो कई पार्ट में लेके आ रहा हूँ। जो संसाधन एवं विकास वाला आपका चैप्टर है, इसको मैं कई पार्ट में, कई वीडियो में लेके आया हूँ। उसी के तहत ये मेरा तीसरा वीडियो है और उसका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे देखिए, हम उसमें बहुत कुछ चीज़ों को पढ़ चुके थे। आज उसके आगे हम संसाधन के अंतर्गत जो भू संसाधन होते हैं, लैंड रिसोर्स, भू संसाधन, जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो किस प्रकार एक संसाधन के रूप में उसकी उपयोगिता है। ये एक सामान्य सी बात है। ज़मीन या मिट्टी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इस समय खेती का समय चल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि आपके आसपास जो भी खेत हैं वहाँ पे धान की गड़ाई का काम हो रहा है। तो ये धान की गड़ाई की जो प्रक्रिया है, ये कृषि कार्य के अंतर्गत आती है। तो भूमि का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो कृषि का है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ आज भी लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र की ही है, और जहाँ 70% आबादी गांव में रहने वाली होगी, स्वाभाविक है उसकी ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पे ही निर्भर होगी। तो ये चीज़ें जो हैं, हमारे लिए भू संसाधन को समझना जरूरी हो जाता है। हम जब भू संसाधन की बात करते हैं तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, भूमि एक प्रकार का संसाधन है। इस संसाधन को हम किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं। जैसे भूमि का उपयोग हम कृषि कार्य में करते हैं, भूमि का उपयोग हम परिवहन के लिए सड़क बनाने में करते हैं, भूमि का उपयोग हम घर बनाने में करते हैं, भूमि का उपयोग हम खनन कार्य में करते हैं। भूमि को ही तो खनते हैं तो उससे खनिज वनिज प्राप्त होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये भूमि से ही तो हो रही हैं, यानी मिट्टी से ही तो हो रही हैं, धरातल से ही तो हो रही हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का संसाधन है जो हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये जो भू संसाधन है, आज हम इसी को थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर में आ सकता है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के रूप में ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, जब हम भू संसाधन की बात करते हैं तो हम शुरू करते हैं। भारत पूरी दुनिया का जो भी क्षेत्रफल है उसका 2.4% हिस्सा, पूरे विश्व के भूमि का 2.4% हिस्सा ही भारत के पास है। और वो जो 2.4% हिस्सा है उसे
87,263 वर्ग किलोमीटर कहा जाता है। यानी हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आप ये जान गए। अच्छा, ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है ये पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। आप अंदाजा लगाओ पूरी दुनिया का कितना कम हिस्सा हमारे पास है। अच्छा, इस हिस्से में पूरे दुनिया की लगभग 17.5% आबादी रहती है। अंदाजा लगाओ विश्व की कितनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश में रह रही है, कितने हिस्से में, 2.4% हिस्से में। यानी जमीन तो हमारे पास बहुत कम है लेकिन जमीन में रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब इस इतनी बड़ी आबादी अगर जो हमारे यहाँ रह रही है तो उस आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति उस 2.4% जमीन के हिस्से से किस रूप में होती है उसको हम समझें। अच्छा, उसको समझने से पहले आधारित तत्व को जानना यह जरूरी है कि वो जमीन किस रूप में है। अब जो 2.4% हिस्सा है वो किस किस रूप में है। अब आप जान लीजिए कि 43%, 43% जो लैंड है, जो भूमि है, वो कृषि कार्य के लिए है। कृषि कार्य के लिए यानी पूरी मतलब कृषि के लिए तो है लेकिन उसमें कुछ बंजर भी है और कुछ जोतने योग्य भी है। तो जो बंजर हिस्सा है उसे तो हम कृषि कार्य में उपयोग नहीं कर सकते। ठीक, बंजर है, उसके बाद कुछ जोती हुई खेत है, भूमि है, कुछ वनों से आच्छादित है, ये मैदानी हिस्सा है। यानी जो 2.4% हिस्सा विश्व का हमारे पास है उसमें 43%, 43% जो 2.4% है उसको आप 100% मानो क्योंकि भारत की टोटल भूमि वही है ना। अब उस 100% हिस्से में से आप देखो, अब उस 100% हिस्से में से, उस 100% हिस्से में से भारत की जो 100% भूमि है, ये 100% भूमि है, इस 100% भूमि का 43%, 83%, अरे 43% यानी 43%, 43% हिस्सा क्या है, वो मैदान है। मैदान है यानी बराबर क्षेत्र है, वो मैदानी क्षेत्र है। अच्छा, अब ये 43% हिस्सा तो मैदान है, 30% हिस्सा जो है, जो इसका 30% हिस्सा है वो पर्वतीय है, वो क्या है, वो पर्वत है। अच्छा, इसका फिर 27% हिस्सा जो है वो पठार है, वो पठार है। अब आप देख लो, पर्वत पे तो बहुत कम लोग रह सकते हैं, पठार पे रह तो सकते हैं लेकिन जीवन यापन के लिए कृषि नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो ये 83% का हिस्सा है यही हमारे जीवन के लिए सबसे उपयोगी है। हमें इसी को समझना है और इसी को पढ़ना है क्योंकि चाहे घर बनाना हो, चाहे खेती करनी हो, चाहे रोड बनाना हो, कुछ भी करने के लिए हमें बराबर जमीन ही तो चाहिए। ऊबड़ खाबड़ नीचे ऊपर वाली जमीन पे हम क्या कर पाएंगे। तो जब ऐसी जमीन पे हम कुछ कर ही नहीं सकते तो वो हमारे लिए उसकी उपयोगिता क्या है, कुछ नहीं है। तो इसे हम भूमि संसाधन भी नहीं कह सकते। तो जिस जमीन का हम उपयोग कर पाए वही जमीन संसाधन कहलाती है। क्लियर। अच्छा, यहां पे ये चीज हम समझ गए। अब इतने हिस्से में से जो 43% हिस्सा है भूमि का, उस 43% हिस्से को हम किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं। देखो, सबसे प्रमुख चीज है कि कृषि कार्य में जो भूमि का हम संसाधन के रूप में उपयोग करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है कृषि। कृषि के रूप में हम भूमि का सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे। कृषि के बाद हम आवास के रूप में उसे बनाते हैं। जो हमारे गांव हैं वो विकसित हैं और गांव के बाहर कृषि है। ऐसा ही तो होता है, गांव जो है हमारा, गांव के बाहर ही खेती होती है। गांव के अंदर तो आवास बने होते हैं, घर बने होते हैं, तो लोग अपना घर बना लिए और गांव के चारों तरफ खेती हो गई। ठीक, तो आवास जो हो गया यानी कृषि हुई और उसके बाद मानव ने अपने निवास करने के लिए आवास बनवाए। किस पे, भूमि पे। तो क्या हुआ, भूमि एक संसाधन के रूप में उसके लिए उपयोगी हुआ। उसके बाद फिर खनन कार्य करता है। भूमि से मानव खनन कार्य करता है, तो खनन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। मिट्टियों को भी खनन किया जाता है। ठीक, तो ये सब खनिज संसाधन जो भी हैं ये भूमि से ही तो प्राप्त हो रहे हैं। तो ये भूमि जो है एक संसाधन के रूप में हम लोगों के पास है। किस रूप में, कृषि के रूप में, और किस रूप में, खनन के रूप में। आवास भी हम बना रहे हैं, मिट्टी पे ही बना रहे हैं। तो ये सब कार्य हो रहा है। उसके बाद
परिवहन के साधन बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, कहाँ? भूमि पे ही तो बना रहे हैं, आकाश में तो बनेगा नहीं ना। तो वो भूमि का क्या है? संसाधन के रूप में हम उपयोग कर रहे हैं। किस रूप में? सड़क के रूप में, आवास के रूप में, कृषि के रूप में, खनन के रूप में। ठीक, उसके बाद बहुत बड़े बड़े मैदानी क्षेत्र होते हैं जहां फसलों का उत्पादन न करके उनको चारागाह के रूप में विकसित किया जाता है। दूर दराज के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे जो हम अपने जो गांव देहात में होते हैं वो अपने जानवरों को लेके लोग जाते हैं और वहां उनको चराने ले जाते हैं और चराते हैं। उस विस्तृत क्षेत्र पे घास के मैदान होते हैं और वो हमारे जानवर वहां चरते हैं। तो ये क्या है? ये भूमि इन विभिन्न रूपों में एक संसाधन के रूप में है हमारे पास। ठीक, तो ये सारा का सारा क्या हो गया? ये सारा का सारा क्या हो गया? ये एक संसाधन का रूप है भूमि का। अच्छा, अब ये संसाधन जो है इसकी उपयोगिता किस तरीके से है? इसकी उपयोगिता को जो हम भूमि को उपयोगिता के रूप में जब हम लेंगे तो दो रूपों में पढ़ेंगे। दो रूपों में जब हम उसको पढ़ेंगे तो जो पहला रूप होता है वो भौतिक और दूसरा होता है सामाजिक और आर्थिक। तो हम सबसे पहले भौतिक रूप से जानने का प्रयास करेंगे। जब हम भौतिक रूप से इसकी उपयोगिता समझते हैं तो देखिए, भौतिक रूप से क्या होता है? जो भी मानव के द्वारा जो निर्माण कार्य भूमि के ऊपर किया जाता है वो सब भौतिक है, मानवीय कारक। और जो प्रकृति के द्वारा भूमि के ऊपर जो भी आकृतियां बन रही हैं, जो भी धरातली स्वरूप बन रहा है, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक स्वरूप है। लेकिन भूमि की उपयोगिता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। जैसे भूमि का हम उपयोग तो कर ले रहे हैं विभिन्न प्रकार से, लेकिन ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं भूमि की उपयोगिता को? भूमि का सही ढंग से हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके चलते हम उपयोग नहीं कर सकते हैं? जैसे मान लो आप उत्तराखंड में देख रहे हो, लैंडस्लाइड हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, पर्वत की मिट्टी कट के गिर जा रही है। तो वो ढाल है, ढाल पे जैसे ही बारिश हुई तो मिट्टी क्या होगी? मिट्टी की पकड़ ढीली हो जाती है और वो धसक के नीचे आ जाता है। तो ढाल जो है ये भूमि को क्या होता है? क्षति पहुंचाता है। ठीक, उसके बाद मिट्टी के ऊपर का जो आवरण है, यानी मिट्टी की जो ऊपरी परत है, जब तेज बारिश होती है तो वो बह जाती है। तो ये क्या होगा? भूमि की उपयोगिता को प्रभावित करने वाला कारक है। अच्छा, जो ऊपरी परत, उसके बाद भूमिगत जल, मिट्टी के अंदर, किसी भी मिट्टी के अंदर जो जल की मात्रा होती है वही बताती है कि वो मिट्टी कृषि के लिए कितनी उपयोगी है। अगर जो वो मिट्टी कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं, वो मिट्टी अगर जो उस मिट्टी में नमी नहीं है तो उस पर कृषि नहीं की जा सकती है। स्वाभाविक सी चीज़ है, खेती के लिए नमी ही तो चाहिए। तो जब नमी नहीं मिलेगी तो खेती कहाँ से होगी? नमी नहीं होगी तो वो मिट्टी किसी काम की नहीं है। पथरीली और कंकड़ युक्त मिट्टी पे तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। तो और देखो, मिट्टी की प्रकृति किस प्रकार की है? अगर जो वो चट्टानी प्रकृति की है, पथरीली प्रकृति की है, रेतीली प्रवृत्ति की है, कंकड़ युक्त है, तो वो भूमि क्या है? हमारे लिए किसी काम की नहीं है। तो भूमि की उपयोगिता का जो प्रमुख आधार है भौतिक रूप से वो इन कारणों पे है, ढाल पे, आवरण पे, उसके बाद भूमिगत जल पे, फिर उस मिट्टी की जो चट्टानी प्रकृति है उस आधार पे। ठीक, अच्छा, अब जब इसको जान गए तो सामाजिक और आर्थिक कारक को समझते हैं। भूमि की उपयोगिता के सामाजिक और आर्थिक कारक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक कारक का मतलब ये होता है, देखिए, जब हम सामाजिक कारक की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख चीज होता है कि किसी भी कोई भी क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में कोई मानवीय आबादी रह रही है, तो वो मानवीय आबादी रह रही है तो उस मानवीय आबादी को वहाँ पे खुल के अपना काम करने, रहने, विकास करने, पढ़ने, उद्योग धंधा करने, हर चीज़ करने की जहाँ स्वतंत्रता रहेगी जिस क्षेत्र में, वहीं तो उसकी उपयोगिता है। ठीक, अगर जो वहाँ पे कोई संसाधन ही नहीं रहेगा, हम वहाँ पे अपना विकास नहीं कर सकते हैं किसी क्षेत्र में, तो क्या होगा? वो एक सामाजिक कारण है जो ये बता रहा है कि ये क्षेत्र हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अच्छा, उत्तर भारत का जो क्षेत्र आप देखते हो ये बहुत ही उपजाऊ है, मैदानी है और यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से
हमें अपने विकास करने के लिए सारी संभावनाएं हैं, किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। तो सामाजिक रूप से क्या हम यहाँ स्वतंत्र हैं? तो ये एक प्रमुख सामाजिक कारण बनता है किसी भी भू क्षेत्र का, यानी किसी भी क्षेत्र के विकास का। दूसरी चीज आर्थिक कारक। जिस क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कोई विकसित देश है, कोई भी विकसित देश है, अब कोई विकसित देश है, मान लीजिए अमेरिका है, तो अमेरिका में कोई भी जाएगा, अमेरिका की जनसंख्या स्वाभाविक है, दूसरे जगह से लोग जाके वहाँ बसेंगे, वहाँ कमाई का जरिया ढूंढेंगे और अपना विकास करेंगे। अपने ही देश में देख लीजिए कि गांवों से लोग निकलते हैं और दिल्ली, पंजाब, मुंबई, लुधियाना, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। क्यों? वहाँ पे अपना विकास करना चाहते हैं। ये आर्थिक कारण है। सामाजिक कारण में आप देख लीजिए, जैसे सामाजिक रूप से जैसे कोई क्षेत्र विशेष है, तो किसी क्षेत्र विशेष में अगर जो हमें फलने फूलने विकास का अच्छा अवसर मिल रहा है, तो ये एक प्रमुख सामाजिक कारण है, ठीक, जिसके सहयोग से हमारा विकास हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जब हम क्या करेंगे, जनसंख्या का। जब हम बात जनसंख्या की करते हैं, जैसे मान लीजिए भारत है, अब भारत में 2.4% पूरी दुनिया का है, पूरी दुनिया की भूमि का 2.4% है। अच्छा, ये जो 2.4% हिस्सा जो पूरी दुनिया का है, यहाँ पे कितनी आबादी रह रही है? पूरे दुनिया की 17.5%, लगभग 18% आबादी रह रही है। अब आप सोचो यहाँ पे भूमि की उपयोगिता कितनी ज़बरदस्त है। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा भूमि का अपने संसाधन में उपयोग करना है, कृषि कार्य में उपयोग करना है, आवास में उपयोग करना है, परिवहन में उपयोग करना है। ये सारी चीज़ें हमें भूमि से ही प्राप्त होनी है। तो ये जो जनसंख्या है, ये बहुत हद तक प्रभावित करती है भूमि की उपयोगिता को। परिवहन के साधन उसी हिसाब से निर्धारित करते हैं। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को घर भी बनवाना है। अच्छा, लोगों को घर बनवाना है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता भी बनवाना है। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भूमि की उपयोगिता को प्रभावित करते हैं, ठीक। अच्छा, हम इसके छोटे स्वरूप को समझ लिए। अब हम भारत के बारे में जब जानेंगे कि भारत में भूमि की उपयोगिता किस प्रकार प्रभावित है, भारत में भूमि की उपयोगिता किस प्रकार से प्रभावित है। जैसे हमने शुरुआत में ही बताया, पूरी दुनिया का 2.4% अब हमारे पास है। 2.4% हिस्सा ही पूरी दुनिया का हमारे पास है धरातल का, और उसमें 18% लगभग आबादी रह रही है। सोचो, ये तो ओवरलोड हो गया ना। अच्छा, उसके बाद सिर्फ 43% हिस्सा ही मैदानी है। अब 43% हिस्से में हमें इस पूरी 18% आबादी का पेट भरने के लिए अनाज उत्पादन करना है। उस 43% हिस्से में ही जंगल भी है और पठार भी हैं और बंजर क्षेत्र भी हैं। तो आप अंदाजा लगाओ, इसमें का मुश्किल से हम 20 से 25% ही हिस्सा शुद्ध रूप से खेती कार्य में उपयोग कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, जब मैदानी हिस्सा रहेगा तभी तो नहरों का विकास हो पाएगा। नहरों का विकास होगा, सिंचाई के साधन का विकास होगा। जब सिंचाई के साधन का उपयोग विकास होगा तो कृषि कार्य उन्नत होगा। तो ये सारे प्रमुख कारक हैं जो भूमि की उपयोगिता को प्रभावित करते हैं और हमारे सामाजिक आर्थिक विकास में अपना योगदान देते हैं, ठीक। आज हम इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। आपको कुछ भी पूछना, समझना या जानना होगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर पूछिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप लाइक के माध्यम से बता सकते हैं। ओके, कल मैं फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा और उम्मीद है कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, गुड लक एंड गुड नाइट।